नमस्कार, अरविंदा क्लासेस में आपका स्वागत है। जो आपका एमपीपीएससी का एग्जाम है प्री का, वह 26 अप्रैल को होने वाला है। उससे पहले हम आपको सभी 10 यूनिट की 100 क्लास देने वाले हैं, जिसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाएगा। इन क्लासों के साथ साथ आपको पीडीएफ फॉर्म में क्लास नोट्स और साथ में प्रिंटेबल फॉर्म में नोट्स आपको दिए जाएंगे, जो पूर्णतः निःशुल्क होंगे, फ्री होंगे। इसके साथ ही आपके लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाने वाली है, जो हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। देखिए, यह हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो क्लास होने वाली है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। यह हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो यहीं से आपको जो पीडीएफ है क्लास की वह, और जो प्रिंटेबल फॉर्म वाली नोट्स हैं वह यहाँ से मिल जाएगी। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है वह हमारी वेबसाइट पर स्टार्ट होगी, जो होने वाली है 11 जनवरी संडे से। 11 जनवरी संडे से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जो होगी, पहले होंगे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट और इसके बाद आपके फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी की इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें हम उसके आकार, उसकी स्थिति, उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, द्वीप और कुछ राज्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह हमारी प्यारी पृथ्वी है, जो पूर्णतः गोल ना होके इसका सरफेस क्या है, रेगुलर है। कहीं इसकी हाइट ज्यादा है, कहीं इसकी हाइट कम है। तो इसी आकार को बोला जाता है जियोड। तो पृथ्वी का जो मूल आकार है वह जियोड आकार का है, क्योंकि जो इसका सरफेस है वह इरेगुलर सरफेस है। कैसा सरफेस है? इरेगुलर। तो इसी कारण पृथ्वी का जो मूल आकार है वह जियोड आकार का है। लेकिन हम उसको मानचित्र पर इस तरीके से बिल्कुल प्लेन दिखाते हैं, जिससे कि हम उसका अध्ययन आसानी से कर सकें और उसका जो मानचित्र है वह ग्लोब पर बना सकें। तो पृथ्वी का जो मानचित्र होता है वह एक गोल आकृति या ग्लोब पर बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लोब। क्योंकि क्या होता है, ग्लोब और जो पृथ्वी है उसका आकार लगभग समान होता है। तो एक ग्लोब पर जो चित्र बनाया जाता है, अगर एक सादा कागज पर, एक समतल कागज का आपका उस चित्र बनाएंगे, तो जो बेहतर स्थिति में हमें उसकी जानकारी देगा वो ग्लोब देगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके महाद्वीप है और जो महासागर है वह उसका अच्छे से प्रदर्शन प्लस आपको जानकारी देता है। यहाँ महाद्वीप और जो महासागर हैं उनके बीच की दूरी, उनका क्षेत्र और उनका जो आकार है, उनकी जो विकृति है या उनका जो एरर है वो है मिनिमम होता है। ठीक है, तो ग्लोब पर जो पृथ्वी का आकार होता है उसका चित्र बनाया जाता है। अब देखिए, जो हमारा ग्लोब है, इसको अगर बीच में एक इसकी सर्कल बनाए, तो इसी बीच में जो सर्कल बनाया जाता है जिसको बोला जाता है 0 डिग्री, इस सर्कल को बोला जाता है इक्वेटर लाइन। क्या बोला जाता है? इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा। अब इसके उत्तर में प्रत्येक एक डिग्री एंगुलर डिस्टेंस पर 90 सर्कल बनाए गए हैं उत्तर में, और इसी तरीके से प्रत्येक एक डिग्री पर दक्षिण में एंगुलर डिस्टेंस पर सर्कल बनाए गए हैं, जो पूर्ण सर्कल हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। तो इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड या हिंदी में अक्षांश। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी पर सर्कल बनाए गए हैं वो भूमध्य रेखा जो मध्य से गुजरती है, जैसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं, इसके प्रत्येक एक डिग्री पर अर्थ पर सर्कल बनाए गए हैं। प्रत्येक एक डिग्री पर अर्थ पर सर्कल बनाए गए हैं, जिन्हें बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड या अक्षांश। यह जो सर्कल हैं एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं, मतलब उसके समानांतर हैं। तो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली जो रेखाएं हैं उनको हम लैटिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें इसमें मापते हैं डिग्री में। इसमें उत्तर की ओर 90 और दक्षिण की ओर भी 90 आपके क्या अक्षांश या पूर्ण सर्कल, फुल सर्कल बनाए गए हैं या पूर्ण वृत्त हैं। इसी तरीके से इसके
उत्तरी ध्रुव जो नॉर्थ सर्किल होता है और जो दक्षिणी ध्रुव होता है, इसको मिलाने के लिए एक रेखाएं बनाई गई हैं जो पूर्ण सर्कल नहीं है। क्या है ये? यह है हाफ सर्कल। हाफ सर्कल जो 180 डिग्री है। कितने हैं? 180 डिग्री, जो 360 डिग्री नहीं है। इसके ईस्ट में भी और इसके वेस्ट में भी 180 लाइनें खींची गई हैं, जो प्रत्येक 1 डिग्री पे है। 360 है पूरे कोई भी गोल वस्तु होती है उसमें 360 डिग्री होती है। तो जो हाफ सर्कल है वो इसके पूरे ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींचे गए हैं। तो इसके पूर्व में भी और इसके पश्चिम में भी बराबर 1 डिग्री पर 180 लाइनें खींची गई हैं या हाफ सर्कल खींचे गए हैं। और जो 180 डिग्री लाइन है, यह है दोनों की कॉमन। चाहे आप पूर्व से जाओगे या पश्चिम से जाओगे, और 180 डिग्री लाइन एक ही है। क्या हुआ था कि उस टाइम जो आपका यूरोप है उसका बोलबाला था। तो यहाँ पर एक शहर है लंदन में, ग्रीनिच शहर। यहाँ पे की एक वेधशाला थी जिसको बोल लेते थे राज वेधशाला। तो उस टाइम के जियोलॉजिस्ट या जो साइंटिस्ट थे वह वहां पे बैठे थे, क्योंकि कोई भी जो लाइन, क्योंकि आप जब इसमें सर्कल खींचोगे पैरेलल तो उसके लिए तो निर्धारित हो सकता है कि ये बीच से जाएगी, लेकिन जब आप को इस पे नॉर्थ से साउथ की ओर जो रेखा खींचनी है वो कहीं से भी खींचोगे वो बराबर दो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में खींच बांटती है। तो इसी के लिए इस जहां पे वो साइंटिस्ट बैठे थे जब उसका निर्धारण हो रहा था, तो यहाँ से जिस रेखा जो गुजरती है उसको क्या मान लिया गया? प्राइम मेरिडियन। क्या मान लिया गया? प्राइम मेरिडियन लाइन या प्रमुख यामोत्तय लाइन मान लिया गया। ठीक है, ये क्या होते हैं? अर्धवृत्त होते हैं। इसे डिग्री में मापा जाता है, 0 से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री 0 से पश्चिम में है। क्या होता है कि जब ये लाइनें आपके पास होती हैं ग्लोब पर, तो आप किसी स्थान या वस्तु या व्यक्ति की स्थिति आप आसानी से जान सकते हैं। कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे है तो आप बोलेंगे कि यामोत्तर के पूर्व में और जो इक्वेटर के उत्तर में है। बोल देंगे जैसे दिल्ली की स्थिति आपको ज्ञात करनी हो, तो जैसे दिल्ली 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। तो इस तरीके से किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर की जरूरत है। हाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर जो हाफ सर्कल खींचे गए हैं इन्हें बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, भारत की स्थिति जो ग्लोब पे है, जैसे ग्लोब को उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में माना जाता है। तो हम देखेंगे कि जो अक्षांश है, मतलब उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, तो अक्षांशीय दृष्टि से जो भारत की स्थिति है वो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। कौन में? उत्तरी। ये नॉर्थ गोलार्ध है और ये साउथ गोलार्ध है। इसी तरीके से ये ईस्ट गोलार्ध है और ये वेस्ट गोलार्ध है। तो भारत की जो स्थिति आती है वो देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है और अक्षांशीय दृष्टि से यह उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति आ जाएगी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अक्षांशीय दृष्टि से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर दृष्टि से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगी। देखिए, अब भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार देखेंगे। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए, जो 6 डिग्री 45 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश है वह है आपका निकोबार द्वीप पर सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और सब इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह है आपका लद्दाख में। लद्दाख में जिसे बोलते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। तो देखना है जो अक्षांशीय विस्तार या लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इसका जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो है 61 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, जो आपका गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे, देखिए जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है तो आपको याद रखना है। जो भारत है और विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है, कितने, सातवां सबसे बड़ा देश है। इससे रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे हमारा प्यारा भारत आ जाता है। जो भारत की जो आकृति है वह कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति है। तो यह भी याद रखना है कि जो भारत की आकृति है वो त्रिकोणीय ना होकर चतुष्कोणीय है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह विश्व में सातवां बड़ा देश है। इससे बड़े देश हैं रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर यूएसए है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर भारत आता है। भारत का जो आकार है वह चतुष्कोणीय आकार है। इसके पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। देखिए जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वह है इंदिरा कॉल पॉइंट, जो हमारे लद्दाख में पड़ता है। कॉल का मतलब होता है दर्रा, जो दो पर्वतों के बीच में एक गहरा स्थान होता है जिससे होकर रास्ता जा सकता है। कॉल को स्थानीय भाषा में लाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ला, जैसे बारालाचाला, नाथुला, ये दर्रे ही हैं। ठीक है। और भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह पे आपका है। और इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो को इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है 6 डिग्री 45 मिनट। लेकिन भारत की जो मुख्य भूमि है तमिलनाडु, इसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह है कन्याकुमारी। इसका नाम है आपको याद रखना है। तो आपको अगर पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, वह है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट। और पूछा जाता है कि भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो है आपका कन्याकुमारी, तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल आप देख चुके हैं। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी आप देख चुके हैं। सबसे दक्षिणतम बिंदु निकोबार द्वीप समूह पर है, ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट आप देख चुके हैं। इसके साथ ही जो भारत का जो सबसे पश्चिम में जो बिंदु है गुजरात में, इसे बोलते हैं गौहर माटी। क्या, गौहर माटी, जो गुजरात में 61 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह है किबूती, अरुणाचल प्रदेश में, वह है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह आप देख ही चुके हैं। विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत की जो आकृति है वह चतुष्कोणीय है। अब देखेंगे इसकी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह 3,214 वर्ग किलोमीटर है। कितनी है, 3,214 वर्ग किलोमीटर। और इसको जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वह है 2,933 वर्ग किलोमीटर। कितनी, 2,933 वर्ग किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखेंगे, जो भारत है उसकी जो कुल स्थलीय सीमा है, मतलब इसकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह है 15,106.7 किलोमीटर। कितनी, 15,106.7 किलोमीटर, जो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। और इसकी जो कुल समतटीय सीमा है, मतलब तटीय सीमा है, वह है 7,516.6 किलोमीटर। कितनी, 7,516.6 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है इसकी जो कुल स्थलीय सीमा है वो 15,106.7 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको ये 15,000 लिखा देखने को मिलेगा, लेकिन वह आंकड़ा सही नहीं है। आप एमएचए की वेबसाइट पर जाइए, वहां पे यही आंकड़ा लिखा हुआ है। और जो जिसकी तटीय सीमा है वह है 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें मुख्यभूमि मतलब ये मुख्यलैंड और जो द्वीप है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। अगर इसमें से इन द्वीपों को अलग कर दिया जाए तो इसके जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है वह बनती है 5,422.6 किलोमीटर। आपको याद रखना है, अगर पूछा जाता है कि इसके कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 7,516.6 किलोमीटर। और अगर पूछा जाता है कि मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है वह कितनी है, तो आपको
आंसर देना है 5,422.6 किलोमीटर। और जो इसकी स्थलीय सीमा है वो 15,106 किलोमीटर है, जो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। इसके जो तटीय राज्य है उसमें सर्वाधिक सीमा है वह गुजरात की है, और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। इनको और भी देख लेते हैं। जैसे सबसे बड़ी है तटीय सीमा की लंबाई गुजरात, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र और पांचवें नंबर पर केरला। आपको इसको याद रखना है, इसलिए जैसे आप गुजरात याद करेंगे हमेशा याद रहेगा पहले नंबर पर है, वो गुजरात का आपका जीएटी याद रखना है, गेट। और उसके बाद आपको याद रखना है एम की। तो गुजरात का जीएटी याद रहेगा, और एम के मतलब मोहनदास करमचंद गांधी से एम के याद रहेगा। तो जी से आपका गुजरात हो जाएगा, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु, एम से महाराष्ट्र और के से केरला। तो जीएटी एम के आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपको 5 जो सबसे बड़े जो तटीय राज्य हैं उनकी आपको सीमा रेखा याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए हमने जो बात की थी, जो कर्क रेखा है यह भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ग्लोब पर, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों के आपको नाम याद रखने हैं, किनसे होकर कर्क रेखा या लाइन ऑफ कैंसर गुजरती है। तो यह भारत के मध्य से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इससे पहले एमपीपीएससी के सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी थी, तो वहां से पूछा जाता है कि यह किन किन देशों से गुजरती है। वह आपके सिलेबस से हट गया है, तो आपको वह टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अगर आप अन्य किसी एग्जाम का पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए आप एक काम करिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप लीजिए और उस पर एक लाइन डॉटेड कर लीजिए जहां से ये रेखाएं गुजरती हैं, और उनको बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे। देखिए जिसकी हमने बात की थी, मानक आयाम होता है जो प्राइम मेरिडियन है हमारी, वो गुजरती है आपकी ग्रीनिच से। उससे 5.5 घंटे आगे, कितने, 5.5 घंटे आगे भारत की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, आईएसटी। इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम लाइन है वह निकलती है, जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। ठीक है। यह भारत में 5 राज्यों, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो याद रखना है, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यह ग्रीनिच जो मेन टाइम है जीएमटी, उससे 5.5 घंटे आगे है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो मिर्जापुर है वहां से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। जहां पर ये दोनों रेखाएं, कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम लाइन है, यह क्रॉस करती है, वह करती है छत्तीसगढ़ में। ये कोरिया जिला है। कहा, छत्तीसगढ़ में जो कोरिया जिला है वहां पर एक जगह है बैकुंठपुर, बैकुंठपुर, वहां से होकर गुजरती है। तो आपको ये भी याद रखना है। और यह जो दोनों लाइन है, आईएसटी और जो कर्क रेखा है, यह सिर्फ 2 राज्यों से होकर गुजरती हैं, जो हैं आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रशासनिक संगठन। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें राजस्थान सबसे बड़ा, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है उत्तर प्रदेश और गुजरात। सबसे छोटा राज्य है वह गोवा है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। देखिए एक स्थिति इस मैप पर डाल लेते हैं एक नजर। यहाँ पे जो आपको यूटी दिख रही है, यह कौन सी है, लद्दाख। यहाँ के नीचे आओगे तो यहाँ पे यह जम्मू कश्मीर यूटी है, यह भी एक दोनों यूटी है। यह जो मैप है यह पंजाब का है, यह राजस्थान है, यह आपका गुजरात है, ये आपका महाराष्ट्र है। यहाँ पे एक छोटा सा जो मैप दिख रहा है यह गोवा है, वो जो भारत का सबसे छोटा राज्य है। यह तमिलनाडु है, ये कर्नाटक है, ये केरल है और ये तमिलनाडु है। ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, ये उड़ीसा है,
ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश है। ये झारखंड है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पश्चिम बंगाल है। ये आपका बिहार है, ये आपका यूपी है, ये उत्तराखंड है, और यहाँ पर ये हिमाचल है। यहाँ पे आपकी दिल्ली की राजधानी, जो देश की राजधानी है वो है दिल्ली है। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। अब नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पे जो राज्य दिख रहा है यह है सिक्किम। ठीक है, देखो इसकी सीमा रेखा उत्तर में चाइना, ईस्ट में भूटान और वेस्ट में किससे, नेपाल से मिलती है। तो ये आपको ये याद रखना है। ये जो आपको राज्य दिख रहा है यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यह है आपका असम। यह है मेघालय। यहाँ पे आपको त्रिपुरा मिल जाएगा। ये आपको मिजोरम, ये मणिपुर और ये है नागालैंड। यह आपको जो त्रिपुरा दिख रहा है यह तीन ओर से बांग्लादेश से घिसा हुआ है, मतलब तीन ओर से बांग्लादेश से सीमा इसकी रखती है, और उत्तर में लगती है कि इसकी असम से। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी की स्थिति एक विशेष स्थिति है, क्योंकि इसकी जो स्थलीय सीमा है वह किसी एक राज्य में ना होकर तीन राज्यों में फैली है, जो केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। देखिए इसका जो पुडुचेरी और कराईकल जो मुख्य जिले हैं वह है आपके तमिलनाडु की सीमा में, और जो एनम है वह आंध्र प्रदेश की सीमा में है, और जो माहे हैं वह केरल की सीमा में है। तो इस तरीके से जो आपका पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है या यूटी है, यह तीन राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, क्या हुआ था कि जब 1954 में यहाँ से फ्रांस गए, तो यह जो क्षेत्र थे वह फ्रांस के अंडर में थे, और जब यह फ्रांस से इंडिया को हस्तांतरित किए गए तो इनको पौंडीचेरी यूटी के अंतर्गत रखा गया, जो आज तक बने हुए हैं। तो इनको आपको याद रखना है, मैचिंग के लिए आता है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में दिया गया है। देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप है वह है बंगाल की खाड़ी में है। इसको पहले मरकट द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहते थे। इसकी जो राजधानी है वह दक्षिणी अंडमान, जो अंडमान है यह है नॉर्थ अंडमान, यह है आपका मिडल अंडमान, और यह है आपका साउथ अंडमान। तो साउथ अंडमान पर जो पोर्ट ब्लेयर है यह इसकी राजधानी है। इसी जो मध्य अंडमान है, इसके पूर्व भाग में आप जाओगे तो यहाँ पे बैरन द्वीप मिलेगा। यह एक एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है, जो भारत में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। इसी के उत्तर में आओगे तो यह भी एक वोल्केनो माउंटेन है, लेकिन यह एक्टिव वोल्केनो माउंटेन नहीं है। ठीक है, अब इसके कुछ चैनलों की बात करते हैं। जो 10 डिग्री चैनल है यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। जो 10 डिग्री चैनल है वह अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, इसको आप याद रखना है। और जो दक्कन दर्रा है यह दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, जो दक्षिणी अंडमान जो साउथ अंडमान है, ये जो दक्कन दर्रा है यहाँ ना होके यहाँ है। दक्कन दर्रा है वह आपके दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच को अलग करता है। और जो कोको जल संधि है, यह जो कोको द्वीप है म्यांमार का, उसको उत्तरी अंडमान के अलग करता है। तो जो कोको द्वीप है म्यांमार का, यह है कोको जल संधि है, यह उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार का है, इन दोनों के बीच में स्थित है। और जो 6 डिग्री चैनल है जिसे ग्रेट चैनल बोलते हैं, यह इंडिया का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और इंडोनेशिया का जो रोंडो आइलैंड है उसके मध्य है। तो 6 डिग्री चैनल को आपको याद रखना है, जो इंडोनेशिया का रोंडो आइलैंड है और भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इनके बीच में है। तो इस तरीके से आपको ये चैनल और दर्रे याद रखने। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जो दक्कन दर्रा है जो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है, कोको जल संधि है वह है म्यांमार जो द्वीप समूह है और उत्तरी अंडमान है उसके बीच में, और 6 डिग्री चैनल है वह करता है इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसको, इंडोनेशिया का जो रेंडो आइलैंड है उसको। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें अंडमान निकोबार के बारे में याद रखनी है। इसी तरीके से यह लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप क्या है, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित एक द्वीप है। इसकी जो स्थिति है यह अरब सागर में स्थित है। तो पूर्वी भाग में अंडमान है और पश्चिम भाग में भारत के
अरब सागर है। इसके कुछ चैनल हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल है, यह मिनिकॉय एवं मालदीव। कहाँ? मिनिकॉय और मालदीव। जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणतम जो आइलैंड है मिनिकॉय, इसको मालदीव से अलग करता है, या इन दोनों के बीच में है। और जो 9 डिग्री चैनल है, यह भारत में जो इसके मुख्य आइलैंड है, आइलैंडों का ग्रुप है लक्षद्वीप के, उसको मिनिकॉय जो द्वीप है उससे अलग करता है, या उन दोनों के बीच में है। ठीक है, इस सबको आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखना है, जो कारावती है, यह लक्षद्वीप की कैपिटल है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखना, देखिए पाक जल संधि। जो पाक जल संधि है, कोई भी जल संधि होती है वह दो महाद्वीप, जैसे ये इंडिया है और ये श्रीलंका, इन दो को अलग करती है, और दो जल राशियों, जो बड़ी जल राशि हैं, उनको जोड़ती है। तो पाक जल संधि है, यह बे ऑफ बंगाल है आपकी, बे ऑफ बंगाल। और यह है आपकी पाक की खाड़ी। ठीक है, तो जो पाक जल संधि है और बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से क्या करती है? जोड़ती है। और भारत को श्रीलंका से अलग करती है। श्रीलंका का यहाँ पे जाफना आइलैंड है, कौन सा? जाफना आइलैंड, उससे अलग करती है। और जो आपका आदम पुल है, क्या है? जो आदम पुल है, आदम ब्रिज, यह तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में पाक की खाड़ी, और इसके दक्षिण में क्या है? मन्नार की खाड़ी। तो देख लीजिए, जो स्थिति है तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य में है पाक जल संधि की। इसका जुड़ाव बंगाल की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी को आपस में, जो बंगाल की खाड़ी और जो पाक की खाड़ी है उसको आपस में जोड़ती है। यह श्रीलंका का जो जाफना आइलैंड है उसको भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि जो है तमिलनाडु, इससे अलग करती है। और जो आदम ब्रिज है तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में पाक की खाड़ी एवं दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे भारत की जो सीमा रेखाएं उनके बारे में। देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या कितनी है? टोटल 7, जो स्थलीय सीमा से सटे हैं। स्थलीय सीमा से सटे जो भारतीय क्षेत्र हैं उनमें 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनको आपको याद रखना है। देखिए, यह सीमा रेखा है, जो रेड क्लिफ लाइन है, वह इंडिया और पाकिस्तान के बीच है और इंडिया बांग्लादेश के बीच है। जब 1947 में इस लाइन को बनाया गया था तब बांग्लादेश नहीं बना था, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच थी। लेकिन जब 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके बीच में ही यही रेखा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी है। जो मैकमोहन लाइन है, यह है इंडिया और चाइना के बीच में। किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। यह 1914 में बनाई गई थी, जो सर हेनरी मैकमोहन द्वारा बनाई गई। और जो डूरंड रेखा है, यह भारत और अफगानिस्तान के बीच में बनाई गई थी। वर्तमान में यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, क्योंकि यह 1896 में बनाई गई थी। लेकिन जो वर्तमान में पीओके वाला जो पार्ट है, जो आपका लद्दाख में है, जो पाकिस्तान के पास है, और अफगानिस्तान में, उसमें यह इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। तो आपको याद रखना है, रेड क्लिफ रेखा है, यह भारत और पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश के बीच में। मैकमोहन लाइन है, यह आपकी पड़ती है किसमें? भारत और चाइना के बीच में। और जो डूरन लाइन है, यह पड़ती है आपकी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। जो आपकी मैकमोहन लाइन है, यह आपकी देखो यहाँ पर हिमाचल, उत्तराखंड और जो आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इनके बीच में है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। देखिए, आप पढ़ते हैं लैंडलॉक स्टेट हैं उनके बारे में। लैंडलॉक स्टेट ऐसे होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जिनकी सीमा ना तो अंतरराष्ट्रीय किसी देश से लगती है, ना तो उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, और ना ही जलीय सीमा लगती है। इस तरीके के हमारे पास 5 राज्य हैं और 2 यूटी हैं, जिनमें राज्य आते हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। यह 5 राज्य हैं जिनकी सीमा ना तो तटीय है और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय देश के साथ या किसी दूसरे देश के साथ लगती है। और 2 यूटी हैं जिनमें दिल्ली, ये आपका दिल्ली है,
और यहाँ पे आपका चंडीगढ़ है। तो दिल्ली और चंडीगढ़ दो ऐसे यूटी हैं जो पूर्णतः लैंडलॉक्ड हैं, जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हैं और ना ही तटीय राज्य हैं। और इसी तरह 14 राज्य और 2 यूटी ऐसे हैं आपके जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हैं लेकिन तटीय राज्य नहीं है, जिनमें राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। और भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय राज्य हैं, जिनकी समुद्र से सीमा रेखा लगती है, और 4 यूटी हैं जिनकी सीमा रेखा समुद्र से लगती है, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, दादरा और नगर हवेली है, दमन एंड दीप है। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एंड दीप यह एक ही यूटी है। दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीप यह एक ही यूटी है। लक्षद्वीप, पौंडीचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये तटीय यूटी हैं और 9 राज्य हैं। तो आपको याद रखना 14 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। इसके साथ 5 राज्य और 2 यूटी ऐसे हैं जिनकी ना तो कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है और ना ही वह तटीय राज्य हैं। तो यह 5 राज्य पूर्णतः लैंडलॉक्ड स्टेट हैं। इस तरीके से 9 राज्य हैं और 4 यूटी हैं जो तटीय राज्य हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो बांग्लादेश है इसकी सबसे लंबी सीमा रेखा भारत के साथ लगती है। चीन दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान और चौथे नंबर पर नेपाल। तो इनको याद रखना, भारत के साथ जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है वह बनाता है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान और चौथे नंबर पर नेपाल। तो आपको याद रखना है भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा कौन से देश के साथ लगती है, तो वह लगती है बांग्लादेश के साथ, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पे पाकिस्तान और चौथे पे नेपाल, फिर आता है म्यांमार, भूटान और सबसे कम लगाती है वह लगती है आपकी अफगानिस्तान के साथ, जो सिर्फ एक स्टेट जो यूटी है लद्दाख में मिलती है। इनके साथ इन राज्यों के नाम भी याद रखने हैं जिनसे इन देशों की सीमा रेखा लगती है। जैसे जो बांग्लादेश है उसकी लगती है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। उसी तरह जो चीन है उसकी लगती है लद्दाख यूटी में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान है, इसकी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात में 5 राज्य हैं। इसी तरह नेपाल है उसकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यहाँ याद रखना है कि इसकी सीमा रेखा हिमाचल से नहीं लगती है, तो इसको भी याद रखना है। म्यांमार की अरुणाचल प्रदेश, इसको भी याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, इन सबकी सीमा रेखा आपको याद रखनी है। इसी तरीके से कुछ राज्य हैं, इनको देखना है जिनकी सीमा रेखा कितने देशों के साथ लगती है। जिसमें लद्दाख है, इसकी सीमा रेखा 3 देशों के साथ लगती है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना है। सिक्किम की सीमा रेखा भी 3 देशों के साथ लगती है, जिसमें नेपाल, चाइना और भूटान है। अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा रेखा 3 देशों के साथ लगती है, जिसमें भूटान, चीन और म्यांमार है। पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा भी 3 देशों के साथ लगती है, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। उत्तराखंड की सीमा रेखा भी 2 देशों के साथ लगती है, जिसमें चाइना और नेपाल है। असम राज्य की सीमा रेखा भी 2 देशों के साथ लगती है, जिसमें भूटान और बांग्लादेश। और मिजोरम की सीमा रेखा भी 2 देशों के साथ लगती है, जिसमें बांग्लादेश और म्यांमार है। तो आपको याद रखना है जो पड़ोसी देशों की संख्या है वो किसी राज्य से, और उन पड़ोसी देशों के नाम वह किन से सीमा रेखा बनाता है उनके आपको नाम याद रखने हैं। यह पूछा जाता है, आ चुका है पीपीएससी में प्रश्न। ठीक है। अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को। जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं इनको बोला जाता है सेवन सिस्टर राज्य। यह एक छोटे से एरिया भारत में पड़ता है जिसे बोलते हैं चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इससे मुख्य लैंड जो इंडिया है उससे यह जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जिसमें आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, यह 7 राज्य हैं। लेकिन जो सिक्किम है यह आपका सेवन सिस्टर्स में नहीं आता।
ठीक है, आपको याद रखना है। जो आपका सिक्किम है यह सेवेंथ स्टेट में नहीं आता। पहले इसे ईस्टर्न काउंसिल में शामिल किया गया था, पूर्व परिषद ईस्टर्न काउंसिल में, जिसको 2002 में हटाकर इसे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में तो शामिल कर दिया गया है, लेकिन यह सेवेंथ स्टेट में नहीं आता। देखिए, तो सेवेंथ स्टेट है उसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय आते हैं। देखिए, जो असम है यह सभी सेवन सिस्टर्स राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, मेघालय त्रिपुरा के साथ, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, इन सभी राज्यों के साथ इसकी सीमा रेखा लगती है। तो इसको आपको याद रखना है कि जो असम की सीमा रेखा है वो सभी शेष 6 सेवन सिस्टर्स से मिलती है। सिक्किम इसमें शामिल नहीं है सेवन सिस्टर्स में। देखिए, जो चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर है यह नेपाल और बांग्लादेश के मध्य है। जी, उत्तर में इसके नेपाल है और दक्षिण में बांग्लादेश है, और यहाँ पे ये सीमा है जो 22 किलोमीटर लंबी है। एक सक्रिय पट्टी है जो सेवन सिस्टर राज्यों को शेष भारत से जोड़ती है। बफर स्टेट क्या होते हैं कि जो दो शक्तिशाली देश होते हैं उनके बीच में जो देश पड़ता है, छोटे देश, उन्हें बोला जाता है बफर स्टेट। जैसे कि वर्तमान में नेपाल और भूटान इंडिया और चीन के बीच में बफर स्टेट का काम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम तटरेखा के बारे में। अंतरराष्ट्रीय कानून है एक अनक्लोज, उसके अनुसार किसी भी देश को जो तट रेखा है वहां पर अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जो भारत की जो 12 समुद्री मील की दूरी है उसको बोला जाता है टेरिटोरियल सी। क्या बोला जाता है? टेरिटोरियल सी। इस सीमा रेखा तक किसी भी देश का संपूर्ण अधिकार होता है। ऐसा समझ लो कि ये हमारा घर का आंगन है, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। इसमें अगर किसी देश की कोई मछुआरे या कोई भी व्यक्ति प्रवेश पाता है तो उसे अनुमति लेना पड़ती है। यहाँ पर पूर्ण अधिकार किसी भी देश का होता है। इससे आगे 12 नॉटिकल मील या तट रेखा से 24 नॉटिकल मील तक जो एरिया होता है उसे बोलते हैं संलग्न क्षेत्रमंडल, या बोलेंगे इसे कंटीजियस जोन। कंटीजियस जोन। ठीक है, तो यहाँ पर राजकोषीय, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार इस क्षेत्र में किसी भी देश को प्राप्त होते हैं। और तट रेखा से 200 नॉटिकल मील, कितने? 200 नॉटिकल मील तक के जो लाइन होती है इसे बोलते हैं ईईजेड या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस क्षेत्र में किसी भी देश को आर्थिक गतिविधियां करने का पूर्ण अधिकार होता है। जैसे कि यहाँ बॉम्बे आई है जो 200 नॉटिकल मील के अंदर बढ़ता है। यहाँ से भारत जो ऑयल है उसकी उसका उत्खनन, माइनिंग करता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो एरिया होता है 200 नॉटिकल मील के अंदर, वहां से मिनरल्स या जो संसाधन होते हैं वह उसी देश का अधिकार होता है जो उसके एक्सक्लूसिव जोन में पड़ता है। जो भारत का जो टोटल ईईजेड है वह 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जो बहुत बड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं हिंद महासागर की स्थिति से भू सामरिक महत्व क्या मिलता है इंडिया को। देखिए, भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है। तो भारत के नाम पर ही इस ओशियन का नाम इंडियन ओशियन या हिंद महासागर पड़ता है। तो ऐतिहासिक इसका क्या महत्व है कि इसका जो नामकरण है वह हिंदुस्तान नाम पर हुआ है, जो इसकी भौगोलिक महत्ता को दिखाता है। यह इसकी केंद्रीय स्थिति है क्योंकि महासागर है कि शीर्ष में क्या है? इंडिया है। इसके पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले जो जलयान है वो वायुयान है, उस पर इसका स्वतः नियंत्रण हो जाता है। इससे व्यापार मार्ग जो स्वेज नहर और जो मलक्का जलसंधि है आपकी, ये स्वेज नहर है और ये जो मलक्का जलसंधि है, इससे इसको व्यापारिक लाभ भी प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ से आप जो ऑयल आपको इंपोर्ट करना पड़ता है यहाँ से पास में पड़ते हैं। यह सुरक्षा को भी आपको कभी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में इतिहास में जितने भी आक्रमण हुए हैं वह लैंड एरिया से हुए हैं, उत्तर से। दक्षिण से कोई भी बड़ा आपके पास अभियान नहीं हुआ है। तो जो
आपकी जो सुरक्षा है उसको भी यह समुद्र बढ़ा देता है, उसकी स्थिति बढ़ा देता है। ठीक है, इस तरीके से जो भारत की जो जलवायु है वह विशिष्ट जलवायु है, क्योंकि यहाँ मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्या है कि जो मानसूनी जलवायु होती है यह समय के हिसाब से अपनी स्थिति या ऋतु में परिवर्तन कर लेती है। भारत की जो मानसूनी है वह ऋतु में परिवर्तन और जलवायु विविधता प्रदान करती है। यहाँ पर पर्वत, सागर और मरुस्थलीय प्रभाव हैं, जिसके कारण यहाँ पे उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण जलवायु तीनों प्रकार की। उष्ण मतलब बहुत गर्म, उपोष्ण मतलब साधारण गर्म और शीतोष्ण बहुत ठंडी जलवायु, तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके कारण यहाँ की जो कृषि है इसमें सभी प्रकार की कृषि की जा सकती है। जलवायु के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें, जैसे उष्ण फसलें, उपोष्ण फसलें और शीतोष्ण फसलें, सभी प्रकार की फसलें उगाना संभव हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे खनिज संसाधन आपको मिलते हैं जो महासागर में भी मिलते हैं और स्थल भाग में भी मिलते हैं। यहाँ पर जो व्यापार होता है, जो हिंद महासागर है उसमें 46 जो हिंद महासागरीय देश है उनके साथ आपका व्यापार महत्वपूर्ण हो जाता है स्थिति आपकी। ठीक है, अब कुछ प्रश्न हैं जिनको सॉल्व कर लेते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमने अभी पढ़ा था सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, उससे बड़ा राज्य है, उससे छोटा राज्य है एमपी, फिर आता है महाराष्ट्र, और फिर आता है यूपी, और फिर आता है गुजरात। तो इसमें देखना है सबसे बड़ा राजस्थान है तो 1 नंबर पे ये आ जाएगा। इसके बाद एमपी नहीं है, महाराष्ट्र है तो 3 नंबर पे ये आ जाएगा। इसके बाद कोई नहीं आ, देखो 1 2 नहीं, 3 बिल्कुल नहीं, 3 नहीं, 1 3, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 3 4 2, मतलब राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट है, कौन से देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? कौन से दो देश हैं जिनके बीच में मैकमोहन लाइन है? तो हमने अभी पढ़ा था भारत और चीन के मध्य मैकमोहन लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीन देश से मिलती है? मैंने अभी बताया था कि जो आपका सिक्किम है, सिक्किम के पूर्व में भूटान है, इसके पश्चिम में नेपाल है और इसके उत्तर में चीन है। तो इसकी जो सीमा रेखा है वो भूटान, नेपाल और चीन देशों से लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबे स्थलीय सीमा है? तो है आपकी, हमने देखा था सबसे ज्यादा बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान से लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत के किस द्वीप का ज्वालामुखी है उद्गम? मतलब जो पूछ रहा है एक्टिव वॉल्केनो, क्या पूछ रहा है? एक्टिव वॉल्केनो किस द्वीप पर है? तो भारत का जो एक्टिव वॉल्केनो है वो बैरन आइलैंड पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पाक जो जलसंधि है वो किसके मध्य है? तो पाक जलसंधि है वह है भारत और श्रीलंका के मध्य, हमने अभी देखा था। आज के लिए इतना ही। जो आपकी नेक्स्ट क्लास है वो एमपी हिस्ट्री की होगी।